हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों है ना गुप्त ऊष्मा के संबंध में है कि नहीं कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की थी, और साथ में हम लोग ये भी जानने का प्रयास किया था है ना कि बर्फ़ के गलन की है कि नहीं गुप्त ऊष्मा का आणविक कारण क्या होता है, और साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना था कि कैलोरीमीटर द्वारा बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, है कि नहीं। हम लोगों ने पहले क्लास में क्या देखा था कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है कि नहीं किसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए सबसे पहले इसका डिफिनेशन को लिख देते हैं। और मैं यही बात सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग अपने पास कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को समझ में आए उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके एट फर्स्ट, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए, निश्चित ताप पर इसका डिफिनेशन क्या होता है बच्चों, एक बात को समझने का प्रयास करिएगा कि निश्चित ताप पर, है कि नहीं, निश्चित ताप पर एकांक द्रव्यमान, है कि नहीं, निश्चित ताप पर एकांक द्रव्यमान, है कि नहीं, एकांक द्रव्यमान के द्रव्य को, है कि नहीं, एकांक द्रव्यमान के द्रव्य को, है कि नहीं, वाष्प में, एकांक द्रव्यमान के द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए, है कि नहीं, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को, आवश्यक ऊष्मा के या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को भी लिख सकते हैं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पीकरण की, है ना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को कि निश्चित ताप पर यह टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, तो एकांक द्रव्यमान के द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे रखिए कि शुद्ध जल, आप जैसे देखते हैं कि 100 डिग्री, उदाहरण हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 डिग्री शुद्ध जल, है कि नहीं, 100 डिग्री शुद्ध जल को, है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में, है कि नहीं, भाप में बदलने के लिए, है कि नहीं, भाप में बदलने के लिए, है ना, देखिए 2250 गुना 10 पे पावर 3, है कि नहीं, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गया। ये तो रहा पहला उदाहरण। उसके बाद दूसरा नंबर में उदाहरण है बच्चों कि पारा, पारा आप समझते हैं ना, ये पहला नंबर का उदाहरण था। दूसरा नंबर में पारा, देखिए पारा का जो जो गुप्त ऊष्मा होता है वो होता है 270, है कि नहीं। देखिए पारा, देखिए पारा का गुप्त ऊष्मा, है कि नहीं, पारा का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 270, है ना, 270 जूल प्रति केजी होता है, 270 जूल प्रति केजी होता है। इस तरह के अलग अलग द्रव्य के लिए उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान अलग अलग होता है बच्चों, है ना। समझ में आ गया कि अलग अलग द्रव्य के लिए, द्रव्य कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर, है ना, जैसे ले सकते हैं पेट्रोल भी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो जितनी भी प्रकार की द्रव्य है, सभी द्रव्य के लिए, है कि नहीं, उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आज के क्लास में, है कि नहीं, हम लोग आज चर्चा करेंगे बच्चों कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैलोरीमीटर द्वारा कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ क्या बोला कि कैलोरीमीटर द्वारा, बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए कैलोरीमीटर द्वारा, है कि नहीं, कैलोरीमीटर द्वारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण, कैलोरीमीटर द्वारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करते हैं,
है कि नहीं, गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करना है, गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करेंगे कैलोरीमीटर द्वारा। तो सबसे पहले इसका फोटो इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसका फोटो हम आपको बना देते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए बच्चों, ये एक फिगर है कि नहीं। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं सारी आपको बातों को यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये एक स्टैंड है, इसमें एक बर्नर है और इस बर्नर के ऊपर एक जो है छन्ना जो है आप देख सकते हैं धातु का बना एक जाली नुमा जो होता है एक परत है कि नहीं, जिसको इस मतलब बर्नर के ऊपर रख दिया जाता है और इसके ऊपर जो होती है कांच की एक, है कि नहीं, एक पात्र या फिर एक धातु की कोई कढ़ाई सुराही जो भी आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर रख करके इसके अंदर पानी भर दिया जाता है और पानी को बॉयल होने दिया जाता है। तब तक बॉयल होने दिया जाता है कि जब तक इसमें अंदर लगे थर्मामीटर का ताप जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। जैसे ही ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि ये पानी भरा हुआ है तो यदि अन्य द्रव रहेगा तो फिर उसका ताप कोई दूसरा होगा, है कि नहीं। तो हम इस प्रकार बोलते हैं कि जब तक इस लिक्विड का द्रव्य का ताप, है कि नहीं, या पानी का ताप कांस्टेंट ना हो जाए इस थर्मामीटर के द्वारा, है कि नहीं, दिखाया गया ताप के अंकित यदि करेंगे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं, तब तक इसको गर्म किया जाता है। जैसे ही यह पानी गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे भाप निकलना शुरू होगी और ये भाप जो होती है आप देख रहे हैं कि एक पाइप यहाँ से लगी हुई है और ये एक पाइप के द्वारा जो होती है जा करके इस, है ना, एक आप यहाँ कह सकते हैं कि एक आयताकार जो होती है कांच की एक यहाँ पर बॉक्स बनी होती है, कांच की एक बॉक्स होती है जिसके अंदर इस भाप को स्टोर किया जाता है कि नहीं। भाप को स्टोर करने के समय में कुछ भाप का यदि कुछ अंश द्रव्य में यदि परिवर्तित हो जाती है तो वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगी और वो क्या करती है, इस पाइप के द्वारा बाहर निकल जाती है बूंद बूंद बन करके। दूसरी बात है कि जो भाप यहाँ पर इसके, है कि नहीं, ऊपर में बची भी रहती है तो वो इस नली के द्वारा होते हुए कैलोरीमीटर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये क्या है, आपका कैलोरीमीटर है। ये क्या है, कैलोरीमीटर है। बात समझ में आ गया। अब ये कैलोरीमीटर में जब भाप अंदर की ओर प्रवेश करती है तो ये जो विचालक यहाँ पर लगा हुआ है, इस विचालक को चलाते हैं, है कि नहीं, चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक कि इसके अंदर जो रखा हुआ पानी है कि नहीं, कैलोरीमीटर के अंदर जो रखा हुआ पानी होता है उसका तापमान कमरे के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए, तब तक इसको हम लोग चलाते रहते हैं। कैलोरीमीटर के बारे में आप लोग जान रहे हैं बच्चों, यदि आप नहीं जानते हैं तो हम, है ना, कैलोरीमीटर वाले वीडियो में जाएं और वहाँ पर इसे देखने का प्रयास करें और कैलोरीमीटर के बारे में अच्छी तरह समझें। उसके बाद यदि यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक तांबे के पात्र को रख दिया जाता है ना, ताप का या उष्मा का हानि विकिरण द्वारा ना हो जाए इसीलिए लकड़ी तथा पात्र के, है कि नहीं, बीच में रुई का कुछ टुकड़े को भर दिया जाता है और इस कैलोरीमीटर जो पात्र है इसके अंदर, है कि नहीं, कमरे के ताप से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म पानी को 1/3 इसके अंदर भर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/3 पानी है और इसके अंदर एक विचालक डाल दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक विचालक है कि नहीं। विचालक का काम क्या होता है कि पूरे जो कैलोरीमीटर में जो रखा गया पानी है उसका तापमान को समान करने का, इस पानी के अंदर का, है कि नहीं, कैलोरीमीटर के अंदर रखे पानी का तापमान को, है ना, ज्ञात करने के लिए या द्रव्य के तापमान को ज्ञात करने के लिए एक थर्मामीटर लगा रहता है कि नहीं। अब यहाँ पर पूरे सिस्टम को आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन के जरिए जो है हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसकी गुप्त ऊष्मा का निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन क्या है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग 2-3 वीडियो से इसी कैलकुलेशन को हम लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए कैलोरीमीटर से ही
है कि नहीं, इसका है कि नहीं हम लोग को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करना है। इसलिए कैलोरीमीटर की जो माप होनी चाहिए वो हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैलोरीमीटर हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं उस कैलोरीमीटर को अच्छी तरह से धो करके सुखा करके उसका वजन ज्ञात कर लिया जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या क्या मान लेता है, देखिए माना, देखिए कैलोरीमीटर यहाँ पे देखिएगा कि माना कैलोरीमीटर प्लस जो विचालक उसके अंदर डाला गया है, कैलोरीमीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि द्रव्यमान m1 है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, है ना, अब देखिए कि इसके अंदर जो हम लोग पानी 1/3 भाग जो पानी लिए हैं, है कि नहीं, जिसका तापमान कमरे के ताप से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, अब उसको यदि हम लोग डाल देते हैं तो कैलोरीमीटर का वजन जो है फिर एक बार हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए कैलोरीमीटर, देखिए कैलोरीमीटर प्लस विचालक, है कि नहीं, प्लस है ना डाला गया ठंडे पानी, प्लस डाला गया ठंडे पानी, डाला गया ठंडे पानी का द्रव्यमान, डाला गया ठंडे पानी का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, m2 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इसके अंदर भाप प्रवेश करेगा, है कि नहीं, तो जब इसके अंदर भाप प्रवेश करेगा और विचालक द्वारा चला करके जब इसके अंदर रखे पानी का तापमान कमरे के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भाप डालना बंद कर देंगे और पुनः क्या करेंगे इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि भाप जब इसके अंदर जाएगा तो वो भाप क्या होगा, बूंद के रूप का धारण कर लेगा और बूंद से इस पूरे सिस्टम का फिर द्रव्यमान को बढ़ा देगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम लोग भाप को इसके अंदर डालना बंद करते हैं तो उस क्षण क्या करते हैं, पुनः इसका द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कैलोरीमीटर, बात को देखिएगा कि कैलोरीमीटर प्लस विचालक, है कि नहीं, कैलोरीमीटर प्लस विचालक प्लस ठंडे पानी, ठंडे पानी प्लस वाष्प जो इसके अंदर डाला गया था, वाष्प का द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेते हैं, m3 मान लेते हैं, वाष्प का द्रव्यमान m3। तो अब आप इसे हम लोगों को बताइए बच्चों कि आप ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ठंडे पानी का द्रव्यमान, देखिएगा कि ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो ठंडे पानी का द्रव्यमान हम लोग क्या करेंगे, m2 में m1 को माइनस कर देंगे। तो m2 में जब m1 को माइनस करेंगे तो m1 क्या है, कैलोरीमीटर और विचालक का द्रव्यमान इससे माइनस हो जाएगा, सिर्फ ठंडे पानी का द्रव्यमान बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग x मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग वाष्प का द्रव्यमान कि कितना वाष्प कैलोरीमीटर के अंदर गया उसका द्रव्यमान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए वाष्प का द्रव्यमान, है कि नहीं। तो वाष्प का द्रव्यमान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैलोरीमीटर विचालक ठंडे पानी, वाष्प का द्रव्यमान m3 है, यहाँ कैलोरीमीटर विचालक ठंडे पानी का द्रव्यमान m2 है। जब m3 में m2 को माइनस करेंगे तो कैलोरीमीटर विचालक और ठंडे पानी का द्रव्यमान माइनस हो जाएगा, सिर्फ वाष्प का द्रव्यमान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए m3 माइनस हो गया m2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको y मान लेते हैं सुविधा के लिए। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करिए कि हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, देखिए कैलोरीमीटर, देखिए कैलोरीमीटर का विशिष्ट, है कि नहीं, कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्मा धारिता मान लेते हैं कि कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्मा धारिता C है, तथा है कि नहीं, तथा पानी का, है कि नहीं, तथा पानी का गुप्त ऊष्मा, तथा पानी का गुप्त ऊष्मा L है। ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर अब टेम्परेचर मापने का बारी आता है। तो टेम्परेचर हम लोग क्या मानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे बच्चों, यहाँ पर बात को समझिएगा कि कैलोरीमीटर में जब ठंडे पानी डाला गया था तो उस समय इसका तापमान क्या था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैलोरीमीटर, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग थर्मामीटर लगा हुआ है, हम लोग तो माप सकते हैं कि जैसे इसके अंदर जब पानी ठंडे पानी को डाला गया था तो थर्मामीटर के द्वारा उस पानी का तापमान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैलोरीमीटर, है कि नहीं, प्लस विचालक, क्योंकि तीनों का तापमान तब एक हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि पानी जब ठंडे पानी इसके अंदर डाला जाएगा तो, है कि नहीं, ताप का संतुलन करेगा, संतुलन करने के बाद तीनों का तापमान एक हो जाएगा। तो हम लोग चाहे कैलोरीमीटर का तापमान बोले, चाहे पानी का, चाहे यहाँ पर हम लोग विचालक का ताप बोले, तीनों का ताप एक होगा। तो कैलोरीमीटर विचालक प्लस ठंडे पानी, है ना, बराबर दे सकते हैं या प्लस नहीं लिख सकते। कैलोरीमीटर बराबर विचालक बराबर या ठंडे पानी का, है कि नहीं, ठंडे पानी का ताप, ठंडे पानी का
ताप हम लोग क्या मान लेते हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस है। जो वाष्प इसके अंदर प्रवेश किया तो वाष्प का टेम्परेचर तो हम लोग यहीं से हम लोग मेजर कर सकते हैं बच्चों, या फिर यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, है ना। वाष्प का हम लोग यहाँ से माप लेंगे क्यों? क्योंकि जब तक इसको गर्म किया रहा है, कब तक गर्म कर रहे हैं कि जब तक कि इस पानी का तापमान कांस्टेंट ना हो जाए। तो जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा तो थर्मामीटर हमको बता देगी कि इस पानी का तापमान कितना, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वाष्प का ताप कितना हो गया। देखिए वाष्प का ताप इज इक्वल टू हो जाएगा T3 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जो अब मिश्रण तो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका है कि नहीं, कि मिश्रण क्या होता है। देखिए जब इसके अंदर वाष्प जब प्रवेश करेगा और हम लोग विचालक से इसको चला करके जब पूरे सिस्टम का ताप को जब हम लोग समान कर देंगे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जिसका एक समान तापमान है। सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए तांबा का पात्र या कैलोरीमीटर है, एक विचालक है और पानी है कि नहीं, पानी। और जो वाष्प इसके अंदर गया उसका सब का ताप क्या होता है, थोड़ा देर के बाद समान हो जाता है, एक समान हो जाता है, जिसको हम लोग थर्मामीटर के द्वारा मेजर कर लेंगे। तो ये जो आपका देख रहे हैं कैलोरीमीटर, विचालक, है कि नहीं, ठंडे पानी, वाष्प, इस सम्मिलित रूप से इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मिश्रण का अंतिम तापमान कितना हो जाएगा। देखिए मिश्रण का अंतिम तापमान, मिश्रण का अंतिम ताप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए हम लोग काम शुरू करते हैं, कैलकुलेशन। देखिए जब, है कि नहीं, जब इसके अंदर हम लोगों ने वाष्प प्रवेश कराया तो वाष्प जो गर्म था वो उसकी जो टेम्परेचर है या ऊष्मा है उसको कौन कौन ग्रहण किया। सबसे पहली बात, इसकी ऊष्मा को कैलोरीमीटर ने ग्रहण किया। उसके बाद इसकी ऊष्मा को जो पानी है इसके अंदर, जिसको हम लोग 1/3 भाग पानी डालें, उसने भी ग्रहण किया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कैलोरीमीटर द्वारा, है कि नहीं, कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा। तो ये चीज़ हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता की जब हम लोग परिभाषा दिए थे उस समय हम लोग ऊष्मा की मात्रा को भी पढ़े थे। ये क्या है, mc डेल्टा टी होता है, जहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान, c विशिष्ट ऊष्माधारिता और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैलोरीमीटर का हम लोग पहले जान चुके हैं कि कैलोरीमीटर का द्रव्यमान कितना है, m1 है, m1। उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोगों ने c मान चुका है कि नहीं। और ताप में परिवर्तन, अब यहाँ पर देखिए ताप वाली बात आती है। तो हम लोगों ने पहले माना है कि कैलोरीमीटर विचालक या ठंडे पानी का ताप T1 डिग्री सेल्सियस है, और अंतिम ताप जब उसमें हम लोग भाप को डाल करके विचालक से चलाए थे, है ना, उस समय इसका ताप T2 हो गया। तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ, क्योंकि ये ताप ज़्यादा है, T2 ताप ज़्यादा है, T1 ताप कम है, इसीलिए ताप में परिवर्तन हो जाएगा T2 माइनस T1, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये तो कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा था। अब लिखेंगे कि इसमें देखिए जो ठंडे पानी है वो कितनी ऊष्मा का ग्रहण करता है। तो यहाँ लिखेंगे ठंडे पानी द्वारा, है कि नहीं, ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा, ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा, ग्रहण किया गया, ठंडे पानी द्वारा ग्रहण किया गया ऊष्मा। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि पानी, यदि ये जो हम लोग इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यदि इस्तेमाल हम लोग ठंडे पानी के संदर्भ में करते हैं तो यहाँ पर ठंडे पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कितना होता है, 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता जहाँ पर है कि नहीं, वहाँ पर हम लोग 4200 इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, पानी के लिए, क्योंकि पानी का यहाँ पर, और पानी का हम लोग पहले ही ठंडे पानी का जो हम लोग द्रव्यमान निकाले हैं वो हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कितना है, x है ठंडे पानी का द्रव्यमान। तो हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान के जगह में x भी लिखेंगे, x हो गया। विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम लोग 4200 करें, और ताप में परिवर्तन तो यही आएगा ना, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहले देखें ठंडे पानी का तापमान कितना है, T1, और अंतिम तापमान हो गया T2। तो ताप में परिवर्तन कितना है, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1, है कि नहीं। तो ये देखिए आप लोग इस वीडियो को यदि देख रहे हैं बच्चों, और आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इससे पहले वाले जो वीडियो है जिसके विषय में मैंने आप लोगों को विशिष्ट ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा, कैलोरीमीटर के बारे में समझाया, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाएँ, देखें और समझने का प्रयास करें, तब यदि यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए क्या है ना, कि कुल, है कि नहीं, ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा। देखिए कुल ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा, है ना, कुल ग्रहण किया गया ऊष्मा कितना होगा,
कुल ग्रहण किया गया उष्मा, तो कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण किया गया उष्मा कितना है, m1c, और ये हो गया T2 माइनस T1। अब जल द्वारा ग्रहण किया गया उष्मा कितना है, x इंटू 4200, और फिर हो गया यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1। तो देखिए T2 माइनस T1 दोनों में, तो हम लोग इसको कॉमन भी कर सकते हैं, m1c प्लस x इंटू यहाँ पर हो गया 4200। अब T2 माइनस T1 को हम लोग कॉमन करके बाहर कर दिए, ये हो गया ग्रहण किया गया उष्मा। अब एक बात हमको बताइए कि जब वाष्प इसके अंदर गया तो उसने कितनी उष्मा त्याग की, तो यहाँ पे लिखेंगे वाष्प के द्वारा त्याग किया गया उष्मा। देखिए वाष्प के द्वारा त्याग किया गया उष्मा है कि नहीं, वाष्प के द्वारा त्याग किया गया उष्मा कितनी होगी। तो ये जो होती है 2 पद में दिया जाता है, समझे ना। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो वाष्प जो है द्रव्य में परिणत होगा, है कि नहीं, वाष्प किस में होगा, ये वाष्प मान लेते हैं, ये किस में बदलेगा, द्रव्य में बदलेगा, और फिर द्रव्य का तापमान को हम लोग T2 तक लाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प को, है कि नहीं, वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस के द्रव्य में, है कि नहीं, द्रव्य में बदलने, है कि नहीं, द्रव्य में बदलने के लिए त्याग किया गया उष्मा, बदलने के लिए त्याग किया गया उष्मा, त्याग किया गया उष्मा। पहला इतना उष्मा उसने त्याग करेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस के द्रव्य में बदलने के लिए उष्मा का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी क्या बात होती है कि अब देखिए 100 डिग्री का जो द्रव्य बना वाष्प, उसका टेम्परेचर को कहाँ तक ले जाना है, T2 डिग्री तक ले जाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के, है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प को, 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प का ताप T2 तक, है कि नहीं, T2 तक, है ना, ले जाने के लिए या लाने के लिए त्याग किया गया उष्मा, क्योंकि 100 ज़्यादा है और T2 कम है, तो उष्मा का त्याग करेगा, है कि नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प का ताप T2 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए त्याग किया गया उष्मा, त्याग किया गया उष्मा। तो ये 2 बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वाष्प इस रूप में उष्मा का त्याग करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बात 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है उसका तापमान, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर वाष्प का ताप कितना है, T3 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो आप लोग जो यहाँ पर 100 दिया है कि नहीं, आप लोग इसको T3 ही समझेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये जो होती है सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये तो पानी के लिए नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं। ये जनरल इक्वेशन है सभी द्रव्य के लिए, सभी द्रव्य के लिए आप जो है ना, इसी सूत्र का प्रयोग करके आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस द्रव्य का गुप्त उष्मा का निर्धारण कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे तब तो ये तो सिर्फ पानी की गुप्त उष्मा का निर्धारण हो गया ना, इसीलिए हमने वाष्प का तापमान T3 डिग्री सेल्सियस लिया है, ताकि आप लोग यहाँ पर किसी भी द्रव्य का इस्तेमाल गुप्त उष्मा के निर्धारण के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए आप लोगों को मैंने समझाया है कि किस रूप से उष्मा का वो त्याग करता है। यदि भाप है, यदि पानी का भाप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप के वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस के द्रव्य में बदलने के लिए उष्मा का त्याग करेगी। उसके बाद फिर 100 डिग्री ताप के वाष्प का तापमान T2 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए फिर उष्मा का त्याग करेगी। तो यहाँ पर आप यह समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान, यहाँ पर यदि कोई दूसरा द्रव्य हो तो उसका तापमान T3 होगा, यहाँ पर भी तापमान T3 होगा। तो अब यहाँ पर बात समझिए कि T3 ताप वाले वाष्प का ताप T3, है कि नहीं, डिग्री सेल्सियस के द्रव्य में बदलने के लिए उष्मा का त्याग करना है। कितनी उष्मा का त्याग करेगा, तो आप लोग गुप्त उष्मा के बारे में पढ़े होंगे कि देखिए गुप्त उष्मा बराबर कितना होता है, फार्मूला गुप्त उष्मा का बराबर होता है कि त्याग किया गया उष्मा, त्याग उष्मा बटा द्रव्यमान होता है। तो त्याग किया गया उष्मा का यदि परिमाण निकालना है तो गुप्त उष्मा और द्रव्यमान को हम लोग गुना कर देंगे। तो हम लोग पहले ही माने हैं, है ना, कि पानी की गुप्त उष्मा कितनी होती है। देखिए यहाँ पर मैंने माना है कि देखिए पानी या द्रव्य की, आप यहाँ पर पानी की जगह में किसी अन्य द्रव्य लिख सकते हैं, है कि नहीं। द्रव्य की गुप्त उष्मा का मान L है, हम लोगों ने पहले मान लिया है। तो गुप्त उष्मा के जगह में L लिखेंगे और द्रव्यमान के जगह में, क्योंकि हम लोगों ने पहले कहा है कि भाप का जो द्रव्यमान है वो y है, इसलिए इसका द्रव्यमान y कहते हैं। तो त्याग क्या उष्मा बराबर कितना होगा, Ly होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कि T3, है ना, ताप के वाष्प का ताप को T3 के द्रव्य में बदलने के लिए त्याग किया गया उष्मा का मान कितना हो जाएगा, YL होगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर T3 ताप के
है कि नहीं, T3 डिग्री सेल्सियस ताप के, है ना, वाष्प का ताप T2 तक लाने में उष्मा का त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला का, त्याग करना पड़ेगा उष्मा, है कि नहीं। तो यहाँ पर, है कि नहीं, यदि हम लोग जल लिए हैं तो 4200 डिग्री सेल्सियस का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको दूसरा सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जल का ही इस्तेमाल किए हैं भाप के रूप में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4200 का इस्तेमाल ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाप का ताप द्रव्यमान y है और इसका विशिष्ट उष्माधारिता यहाँ पर 4200 है, और त्याग किया गया उष्मा, या देखिए ताप में परिवर्तन कितना होगा। सबसे पहली बात कि देखिए, है कि नहीं, भाप का तापमान कितना था, T3 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग अंतिम तापमान उसका कितना रहा है, T2 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा बड़ा है, भाप का तापमान ज़्यादा होगा और T2 कम होगा, इसलिए तापमान में परिवर्तन कितना होगा, T3 माइनस T2 होगा। तो यहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं, बात को समझिए कि T3 माइनस यहाँ पर होगा T2। तो इससे हम लोग y को कॉमन कर लेंगे बच्चों। तो y बराबर हो गया L प्लस y, यहाँ से चला गया तो ये हो गया 4200, यहाँ पर भी होगा T3 माइनस हो जाएगा T2, ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, कैलोरीमीटर द्वारा यदि किसी प्रकार की उष्मा की हानि नहीं होती है तो जितनी उष्मा, है कि नहीं, कैलोरीमीटर और जल ग्रहण करेगा उतनी ही उष्मा भाप त्याग करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्याग उष्मा, है कि नहीं, त्याग उष्मा बराबर होता है ग्रहण उष्मा, ये दोनों का परिमाण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्याग किया गया उष्मा का परिमाण देखिए ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे y, यहाँ पर हो गया L, है कि नहीं, प्लस यहाँ पर हो गया 4200, और यहाँ ताप में परिवर्तन होगा T3 माइनस T2, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, अब ये ग्रहण किया गया उष्मा ये चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे M1C प्लस x इंटू, यहाँ पर हो गया 4200, है कि नहीं, ब्रैकेट बंद करेंगे, और फिर बाहर में हो गया T2 माइनस T1। हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है, हमको यहाँ पर L का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए L बराबर, है कि नहीं, या फिर y को हम लोगों को L निकालने के लिए पहले y को इधर ले जाना पड़ेगा, तो y को उधर करेंगे, L प्लस यहाँ पर हो गया 4200, है ना, यहाँ पर कितना होगा देखिए T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M1C प्लस x इंटू, यहाँ पर हो गया 4200, और यहाँ पर टेम्परेचर आ गया T2 माइनस T1, और नीचे में आ गया आपका y। बात समझ में आ गया। अब हम लोग L निकाल सकते हैं, ये टर्म को बराबर के उधर करेंगे, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए छोटी छोटी बात हम लिख देते हैं। तो पहले ये लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो गया M1C प्लस x इंटू, यहाँ पर हो गया 4200, है कि नहीं, और यहाँ पर बाहर में आपका टेम्परेचर है कितना है T2 माइनस T1, और नीचे में है आपका y, और ये टर्म जो बराबर के इधर आया, ये प्लस में था तो बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 4200, और ये हो गया T3 माइनस हो गया T2। तो ये इक्वेशन जो है आपका वो क्या करेगा, गुप्त उष्मा का निर्धारण करेगा। यदि जल है, पानी है, तो पानी के लिए आप यहाँ पर विशिष्ट उष्माधारिता 4200 लिखिएगा। यदि कोई दूसरा तरह है, जैसे तेल है ना, पेट्रोल है, यदि आप लोग उसकी गुप्त उष्मा का निर्धारण करेंगे तो आप लोग पहले ही जान लेंगे कि पानी या पेट्रोल का विशिष्ट उष्माधारिता कितनी होती है, तो यहाँ पर वही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने ये क्या किया था, जल की गुप्त उष्मा का निर्धारण किया था, वाष्पन की गुप्त उष्मा का निर्धारण किया था। तो जल की किसके लिए थे, पानी का, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 4200 का इस्तेमाल किया है। बात समझ में आ गया। और यहाँ पर T3 के जगह में आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये बात आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो आज मेरा जो है बच्चों गुप्त उष्मा, है कि नहीं, गुप्त उष्मा से संबंधित टॉपिक्स आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। गुप्त उष्मा को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है बच्चों। गुप्त उष्मा को समझाने में लगभग 3 से 4 वीडियो मेरा लगा है बच्चों, है कि नहीं। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। कल हम लोग यहाँ पर एक अतिरिक्त बात देखेंगे बच्चों कि जल, पानी की जो है ना विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल, है ना। उष्मा और ताप में भी स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग ड्यूलॉग एंड पैट्रिट्स का नियम देखेंगे। उसका ड्यूलॉग एंड पैट्रिट्स के नियम के आधार पर विभिन्न प्रकार के द्रव्य का मोलर उष्माधारिता का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद ये लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं, एक अलग टॉपिक्स के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चों, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।